हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें क्वेश्चंस करने हैं, वो भी एक्सरसाइज के। और आज की क्लास में कोई भी नया कंसेप्ट नहीं होगा, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे जो पिछली क्लास में मैंने कराया था, उसके बेस्ड पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास कितनी एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज ये हो गई, एक्सरसाइज नंबर 1। एक एक्सरसाइज आपके पास ये हो गई। इसके एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर आपके पास 40 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर 41 से चालू है और आपके पास 70 क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 3 में 71 से चालू है और आपके पास 100 क्वेश्चन है। मतलब एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज है हमारे पास। तो 3 एक्सरसाइज में आपके मिलाकर 100 क्वेश्चन हुए। और ये तीनों एक्सरसाइज में मिक्स क्वेश्चन है, मतलब कहीं क्वेश्चन में लास्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे ऑड्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कहीं पर आपके पास मतलब मिक्स क्वेश्चन है। कुछ भी कहीं पर भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले बेसिक से चालू है फिर उसके लेवल अप फिर लेवल अप, ऐसा कुछ नहीं है, मिक्स क्वेश्चन है। तो जैसे मैं आपको कराऊंगा वैसे ही आपको करना है एक्सरसाइज 1 से। जो जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपसे डिस्कस कर लिए हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालना, उसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज से। आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को एक्सरसाइज प्रॉब्लम से। तो भाई सामने देखेंगे आप एक्सरसाइज हमारी। देखो दोस्तों, मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन 1 और मैंने एक नई सीट निकाल दी इसके लिए। सिर्फ क्वेश्चन हम नई सीट में करेंगे। और आपको भी क्या करना है, एक ऐसा करो कि एक आपके पास कॉपी के कम से कम 15 पन्ने छोड़कर वहां से एक्सरसाइज चालू करना चालू करो, क्योंकि क्वेश्चन एक लाइन से होंगे तो सही रहेगा। कहीं कॉन्सेप्ट, कहीं क्वेश्चन, कहीं कॉन्सेप्ट, कहीं क्वेश्चन रहेंगे तो सही नहीं रहेगा। तो 15 क्वेश्चन मेरे उसके 15 पेज मेरे उसके छोड़ दो, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना और विद एग्जांपल। और बाकी के लिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, या फिर आप कोई और कॉपी ले लीजिए। और कोई और कॉपी रहोगे तो बेटर रहेगा कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन उसमें आपको मिल गए जाएंगे। तो कोई और कॉपी निकाल लीजिए सर, और उस पर क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक ही करके चालू करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रोन विथ अ डाइस। एक डाइस फेंकते हैं और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इफ अ डाइस इज थ्रोन, इफ अ die is thrown, if a die is thrown, then sample space will be, the sample space will be, इस die is thrown once लिख देना, एक बार फेंका तो सैंपल स्पेस क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6। अब एक इवेंट लेट करते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट, क्या आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर, ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे। तो भैया ई आपके पास कितना आएगा, इवन नंबर बता रहा हूँ, 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अपॉन में नंबर ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है ना, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है, तो नंबर ऑफ ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ई में कितने नंबर है, 3 एलिमेंट है, और सैंपल स्पेस कितने हमारे पास 6, तो प्रोबेबिलिटी कितने आ गई 50%, 1/2। भाई साथ के साथ आंसर भी लिखो, इसका आंसर है 1/2। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे उसमें आप टिक लगाते चले, और मैं अलग से लिख रहा हूं इसलिए मुझे याद भी रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाता हूं कौन सा क्वेश्चन कराया कौन सा नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन अ थ्रोन ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को छानने पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी टेल की। देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चन लिख कर बता रहा हूँ, ये तो कराने 1/2 ही होगी। एक कॉइन को छानूंगा तो हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। तो कोई बात नहीं, फिर भी करते हैं। लिखने का तरीका आपको बता, अ कॉइन इज टॉस, जल्दी करेंगे मेरे साथ, अ कॉइन इज टॉस। देखो अगर आप इसमें ढंग से लिखते हो तभी फायदा है। अ कॉइन इज टॉस 1 टाइम, तो देन द सैंपल स्पेस विल बी, देन सैंपल स्पेस क्या होगा दोस्तों, हेड और टेल हो जाएगा। लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट, ई मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग वन टेल, ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने की इवेंट मान लिया ई आपके, और टेल आने के कितने चांसेस है, एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ई की प्रोबेबिलिटी 1/2।
हर आंसर को डब्बे में बंद करता हुआ चलूंगा। इसका आंसर भी आपके पास 1/2 है। लो भाई, दूसरा हो गया। तीसरा, अ बैग कंटेन 6 व्हाइट बॉल और 9 ब्लैक बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल। कितना सिंपल है दोस्तों, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है शुरुआत में। तीसरा, आज की क्लास में क्वेश्चन ही करना है, टोटल बॉल बता दो कितनी है। टोटल बॉल, जब बॉल वाला कंसेप्ट आता है तो सीधा से लिखते हैं टोटल बॉल, कुछ छानना नहीं है ना, कुछ थ्रो नहीं करना, कुछ छानना ही नहीं। टोटल बॉल 6 और 9 15 हो गई, टोटल बॉल 15 है। ब्लैक कितनी है और कौन सी बॉल है, ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल, ब्लैक एंड व्हाइट। 9 और ये 15 नहीं, 6 और 9 और 6, ब्लैक है 9 और 6 है, 9 और 6। लेट ई बी द इवेंट, ए भी द ले लेते, चलो फिर बार बार ई होता है। लेट ए बी द इवेंट, इसकी इवेंट निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल। डायरेक्ट भी लिख सकते इवेंट नाम मान के। तो भैया नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 6 ब्लैक बॉल आने के कितने चांसेस हो सकते हैं, 9 चांस पूरे हो सकते हैं, 9 के 9 चांस हो सकते हैं ब्लैक बॉल आने के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, मैंने कहा भाई नंबर ऑफ ए, ब्लैक बॉल आने के चांस अपॉन में टोटल आने के चांस। तो ब्लैक बॉल आने के चांस कितने हैं, 9, और टोटल आने के चांस टोटल कितने हैं बॉल, 15। तो 9/15 इज राइट आंसर। इसको हम थोड़ा और सोल्व सकते हैं। 3 5 या 15, 3 3 जाना है तो 3/15 आ गया आपके पास, 3/5, 3/5 आपका पास आंसर आ गया। लो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 3/5 इसका राइट आंसर है। आंसर क्या है, 3/5। एक एक क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड। ऑर्डिनरी में कितने कार्ड होते हैं, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल कार्ड होते हैं, पैक ऑफ कार्ड होते हैं 52 कार्ड होते हैं। पहला, अ रेड कार्ड, अ रेड कार्ड, अ क्लब, वन ऑफ कोर्ट कार्ड मतलब जैक और क्वीन, जैक और क्वीन और किंग। तो आपको कितने कार्ड निकालने हैं, इफ दैट कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड। इफ अ कार्ड, एक कार्ड ड्रॉ करते हैं, एक कार्ड ड्रॉ करते हैं ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड से। पहला रेड कार्ड आ गया, वो उसके आने की प्रोबेबिलिटी, क्लब आ जाए उसके आने की प्रोबेबिलिटी, या जैक आ जाए, क्यून आ जाए, किंग में से कोई एक आ जाए उसके आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा करते हैं, देखो इसको, इसमें ना यहाँ पर एक लग रहा है मल्टीप्लिकेशन रूल। ये तो हमें अभी थ्योरम में होता है, थ्योरम लग रही है यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट में। तो ये तो हमारा पेंडिंग रहेगा, और जब मैं यहाँ पर आऊंगा दोबारा तो मैं इसको करा दूंगा जब थ्योरम कंप्लीट कराऊंगा। थ्योरम नॉर्मल है, वो आपको आते भी है, मल्टीप्लाई करना, और के साथ क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं, अगर एक कार्ड निकालता हूं 52 में से तो कितने आने की प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपको कल ही बताया था, अगर एक कार्ड निकालोगे तो कॉम्बिनेशन मत लगाना, क्योंकि 52C1 करोगे अपने आप ऑटोमेटिकली 52 आना है, पर निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले टोटल कार्ड, कार्ड इन पैक, ऑर्डिनरी कार्ड में टोटल कितने हैं, 52। अ कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड का मतलब एक कार्ड, अ कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल उस 52 में से एक कार्ड निकालने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। नंबर 1 नंबर ऑफ एस मिल गया, इज कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड इज, तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस क्या होगा, 52 में से एक कार्ड निकालना है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा आपके, ये तो निकालना ही पड़ेगा टोटल, तभी तो नीचे रखोगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं देखता हूं पहला केस। पहला केस क्या कह रहा है, वो कार्ड क्या होना चाहिए, रेड कार्ड होना चाहिए, रेड कार्ड। अभी रेड कार्ड कौन सा होता है, 2 होते हैं रेड कार्ड, याद है आपको, एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट। रेड शेप में कौन सा होता है, डायमंड और हार्ट। तो मैंने कहा देखो डायमंड कितने होते हैं, 13, और हार्ट के कार्ड कितने होते हैं, हार्ट भी 13 होते हैं। तो टोटल रेड कार्ड कितने हो गए भाई, 2 ही तो कलर के कार्ड होते हैं, 2 ब्लैक में 26 होते हैं और रेड कार्ड में 26 होते हैं। तो एक रेड कार्ड निकालने में से 26 में से आ सकता है, तो मेरे नंबर ऑफ रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, लेट ई बी द इवेंट, लेट्स या
प्रोबेबिलिटी निकाल लो, पहले इवेंट मान लो, फिर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालोगे। लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, ठीक है, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई, रेड कार्ड कितने आ सकते हैं भाई, मुझे 52 कार्ड में से रेड कार्ड निकालना है, तो रेड 26 के 26 हो सकते हैं। क्या क्या चांस पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, 26। तो भैया टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 50% होगी, समझ लो ना भाई। मुझे बताओ, आधे रेड है और आधे ब्लैक है, तो देखा जाए तो 52 में से 26 रेड है और 26 ब्लैक है, तो देखा जाए तो 50% प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, 1/2 हाफ, या तो रेड आएगा या तो आ जाएगा, हाफ प्रोबेबिलिटी होगी। क्या समझ में आया। यहां पर एक निकाल रहे हैं, एक कार्ड निकालने के चांसेस पर कितना आ सकते हैं। जब मैं एक बार हाथ डालूंगा उसमें पैक ऑफ 52 कार्ड में, उसमें 26 के 26 में से कोई एक आ सकता है, तो 26 के 26 आने के चांसेस है, एक साथ नहीं, उन एक कार्ड में से 26 में से कोई भी एक आ सकता है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। लो भाई लो, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वो क्या हो जाए, अक्लब हो। अब क्लब कौन सा होता है, चिड़ी वाला। एक तो होता है आपके पास क्लब, क्या होगा, चिड़ी वाला। तो टोटल आपके पास क्या हो गया, लेट बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कार्ड, गेटिंग अ कार्ड इज क्लब, गेटिंग अ कार्ड इज क्लब। तो क्लब कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो नंबर ऑफ बी, क्लब कार्ड कितने होते हैं दोस्तों, 13। टोटल क्लब कार्ड कितने हो गए दोस्तों, 13। ऊपर आपको मैंने पूरा ही बेसिक बता दिया था, कार्ड होगा 13, तो 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे भाई, नंबर ऑफ बी, 13 कार्ड है क्लब, और नंबर ऑफ एस, टोटल कार्ड 13 डिवाइड बाई 52, कितना आ जाएगा, 1/4, 13 डिवाइड बाई 52 डिवाइड बाई 13, 1/4, ठीक है सर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/4। और लास्ट वाला मैं अभी छोड़ दूंगा, क्योंकि जब थ्योरम कराऊंगा तब थ्योरम को कंप्लीट कराऊंगा। थ्योरम कौन सा वाला है, वन ऑफ द कोर्ट कार्ड, वन ऑफ द कोर्ट कार्ड, वन ऑफ द कोर्ट कार्ड, पेंडिंग लिख देता हूं यहां पर, वन ऑफ द कोर्ट कार्ड पेंडिंग लिख देता हूं। और पेंडिंग क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ थ्योरम, थ्योरम करानी है मुझे, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम ऑफ एडिशन। जब मैं थ्योरम करा दूंगा तब जाकर मैं ये प्रॉब्लम को ले लूंगा आपकी, ठीक है। सिंपल है। वन ऑफ द कोर्ट कार्ड का मतलब होता है जिसमें वो लिखा होता है जोकर, जिसमें क्यून और किंग अलग से वो डिजाइन बना होता है ना, महाराजा और ये रानी से बना होता है वो, उसको बोलते हैं कोर्ट कार्ड। सर आ जाओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। पहले का आंसर क्या आया, पहले का आंसर क्या आया, पहले का आंसर आया था 1/2, फिर दूसरे का 1/4, और तीसरा भी पेंडिंग है, पेंडिंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 विथ एन ऑर्डिनरी डाइस। अब जरा ध्यान सुने दोस्तों, कह रहा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर एक डाई फेंकता हूं, ऑर्डिनरी डाई, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑर्डिनरी मतलब जनरल जो डाई होता है जिसके अंदर 6 नंबर होते हैं, ऑर्डिनरी डाई। तो बताओ 3 से ज्यादा आने का, ग्रेटर देन 3, यहाँ 3 नहीं इंक्लूड है, 4 5 6 आने के कितने चांसेस है, तो 3/6, सिंपल। इसके लिए मैं जगह छोड़ूंगा और क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। अ डाई इज थ्रोन once, then sample space will be क्या होगा, एक डाई फेंकने पे 1 2 3 4 5 और 6। एक इवेंट बनाना है, कुछ भी नाम करो, लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट दैट द नंबर ग्रेटर देन दैट नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 आने के चांसेस कितने हैं। तो मैंने कहा भाई ई इवेंटेज में ग्रेटर देन 3 होगा, तो क्या होगा, 4 5 6 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, भैया नंबर ऑफ ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 3/6, 1/2, सिंपल। तो इसका आंसर क्या आ गया,
1/2। इसका आंसर क्या होगा देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट अ रैंडम। एक लीप ईयर सेलेक्ट करा। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 366 डे होते हैं और फरवरी में 29 दिन होता है, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। हर 4 साल बाद आता है, मतलब 4 के पहाड़ा गिन लो, 4 का पहाड़ा बोलते हैं ना, 4 का टेबल। तो 4 का टेबल क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 2004, 2008, 4 3 जा 12, 2012 का लीप ईयर था, 4 4 जा 16, 2016 का लीप ईयर है, 4 5 जा 20, 2020 का भी लीप ईयर है था। ठीक है, तो 2020 का भी लीप ईयर है, अब 24 में लीप ईयर आएगा, अब इसमें आएगा। तो ये है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्ट एट अ रैंडम। एक लीप ईयर ले लिया, मतलब 2004, 8, कोई सा भी लीप ईयर, जिसमें हमें पता है हर एक लीप ईयर में 29 366 दिन होते हैं, विच हैविंग 33 संडे, विल हैविंग 33 संडे। अब जरा ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया हुआ है, ध्यान सुनना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर, लीप ईयर में टोटल डेज कितने होंगे, टोटल डेज 366। लीप ईयर में टोटल कितना हो गया 366, जिसमें वीक कितने हो गए, वीक हो गए 52। तो संडे होते हैं 365 दिन में, 365 दिन में 52 संडे, 364 दिन में 52 संडे होते हैं दोस्तों। देखो आप सर्च कर लो, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 52 हफ्ते में कितने दिन हो गए, 364 दिन में हुए नहीं हुए, आप चेक कर लो। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते तो पूरे साल में 52 संडे होंगे नहीं होंगे, 52 संडे तो होंगे। अब कितने दिन हो गए 366 में, 364 तो ये दिन हो गए, और प्लस 2 डे, 2 दिन और बच गए 366 पूरे, क्योंकि 52 जो हफ्ते है उसके अंदर 364 दिन कवर हो जा रहे हैं। एक हफ्ते में 7 दिन, तो 52 हफ्ते में 364 दिन, 364 डे, और प्लस 2 डे और जोड़ देंगे, क्योंकि हमें टोटल डे कितने हैं। हाँ, तो मुझे पता है, वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट विल हैविंग 33 संडे, 33 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो 52, दोस्तों इसको ठीक करो, ये गलत है, 33 संडे तो 52 तो यही हो रहा है, इसको इसका मतलब 53 संडे, 33 नहीं है 53 है। ठीक करो सर, इसको काट के 53 करो बुक में। आप सोचो सर 53 33 कैसे हो सकता, 33 तो आने के चांसेस हो, तो आएंगे ही आएंगे, प्रोबेबिलिटी कहां से निकाले फिर इसको। प्रोबेबिलिटी तब निकलती है जब चांसेस हो, क्या चांसेस है 33 संडे आने के। अब चांसेस थोड़ा है, वो तो 52 तो है ही, 33 तो आनी है साल के अंदर, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कहां, वो तो एक्चुअल मिल गया, वो तो हमें पता है। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट का भी बन सकता है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट का भी बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए पहले तो पता होना चाहिए पॉसिबल आउटकम क्या है, हमें पता है पहले से पॉसिबल आउटकम आएगा ही आएगा 33 संडे। 53 संडे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 53 संडे आपके लाना है। तो मैंने कहा 52 हफ्ते में 52 संडे तो आ गया, अब मैं जानता हूँ ये 2 दिन में कितने संडे आ सकते हैं, तो मेरा 53 संडे आने के क्या चांसेस होंगे। देखो ये तो एक्चुअल है, ये तो पता है कि 52 अगर हफ्ते हैं पूरे साल में, तो 52 संडे आना ही आना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फायदा ही क्या है, प्रोबेबिलिटी तो उनकी निकालो 53 संडे आने की, तो 52 तो आएंगे, ये तो एक्चुअल है। उस 2 दिन में कितनी बार संडे आ सकता है, अगर 2 बार आता है तो ये 53 संडे 2 बार हो सकता है ना। तो देखो आपके पास इन 52 वीक देयर आर 52 संडे। कितने संडे होंगे, 52 हफ्ते में 52 संडे होंगे, आपको पता ही। दिस इज एक्चुअल, क्या है ये, दिस इज एक्चुअल। द रिमेनिंग 2 डिजिट टूडे, द रिमेनिंग टू डे वो 2 दिन क्या होंगे, द रिमेनिंग डे टूडे एज फॉलो, नीचे दिए गए वो 2 दिन होंगे। मेरे दोस्तों मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 53 संडे आने के प्रोबेबिलिटी। सोचो 52 संडे तो आते ही है, अगर मेरे को उस 2 दिन के अंदर एक संडे और आ जाता तो 53 हो जाएंगे, तो वो 53 आने के कितना चांस है। तो उस 2 दिन में कितने दिन कितने क्या क्या हो सकता है, देखो उस 2 दिन के अंदर क्या क्या हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। हो सकता है देखो मंडे, पहला मंडे आ जाए तो दूसरा क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। अगर इस 2 दिन के अंदर पहले दिन में 364 बनी, 364 में तो संडे आ गया, 364 में तो क्या होगा, संडे होगा, एजम्पशन है 364 में संडे होगा, तो 665 में क्या होगा, 365 मंडे होगा, और 366 में क्या होगा, डे में
366 दिन में क्या होगा? ट्यूसडे। या अगर 364 में संडे ना होकर मंडे होता तो क्या होता? ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो अगला क्या हो सकता है उस दिन में? ट्यूसडे और वेडनेसडे। क्या क्या पॉसिबल आउटकम निकल सकते हैं? फिर क्या हो सकता है? वेडनेसडे, क्या पता उस दिन में 365 में वेडनेसडे हो या थर्सडे। क्या पता थर्सडे हो पहले, अगर थर्सडे होगा तो पहले का तो क्या पता फ्राइडे है। क्या पता फ्राइडे हो और फ्राइडे के बाद क्या होगा? सैटरडे अगला दिन। और क्या पता सैटरडे हो तो अगला दिन क्या होगा? संडे होगा। क्या पता उस 365 में भी संडे पड़ जाए तो अगला क्या होगा? मंडे। दैट इज पॉसिबल आउटकम इन रिमेनिंग 2 डे। रिमेनिंग 2 डे पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे पॉसिबल आउटकम्स एज फॉलो। उस 2 दिन में क्या क्या आ सकता है? तो उस दोनों में या तो मंडे ट्यूसडे आ जाए, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। आएगा तो एक ही, इन सब में एक्चुअल में से तो एक ही होगा मेरे दोस्तों, पर आने के क्या क्या चांसेस है। और मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी एक्चुअल नहीं देखते प्रोबेबिलिटी में, क्या देखते हैं? चांसेस। तो मेरे पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बन गए उस दोनों में? भाई 7 बन गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए। और संडे कितने दिन में आ रहा है? लेट ए बी द इवेंट संडे कम्स, संडे अकर्स इन रिमेनिंग 2 डे, रिमेनिंग 2 डे। तो बता दो सर नंबर ऑफ वे कितना होगा? संडे कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 53 संडे होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी फॉर प्रोबेबिलिटी, इसको लिखेंगे ऑफ, ये होता है ऑफ, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ऑफ 53 संडे इन लीप ईयर। लीप ईयर पता है क्या होगी प्रोबेबिलिटी दोस्तों? 2/7। कैसे होगी 2/7? मेरी बात सुनो भाई, उस रिमेनिंग 2 में नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस, 2/7। क्यों? समझे? 52 तो है, 52 तो सेट है। अब 53 कब होगा? उस 2 दिन में डिपेंड करता है। उस 2 दिन में 2 टाइम संडे आ सकता है। उस 2 दिन में 2 बार ऐसे चांसेस है कि एक संडे आ जाए। उस 2 दिन में 7 चांसेस होते हैं डे आने के, दिन आने के, और 7 में से 2 बार ऐसे चांसेस है कि संडे आ जाए। तो उस 7 में से 2 टाइम एक संडे आ जाएगा, 52 ये थे। 7 में से 2 टाइम एक संडे आ जाएगा, 52 ये थे। तो कितना मिलाकर हो गए? 53। तो 52 तो एक्चुअल थे। उस 7 में से कितने चांसेस आने के? एक संडे कह रहा हूं, एक संडे आने के कितने चांसेस है? 2 दिन आने के 2 चांसेस है। तो 7 में से 2 टाइम संडे आ सकता है, 2 चांसेस है। तो जैसी वो 2 चांसेस है, दैट इज तो प्रोबेबिलिटी 53 संडे की। अगर उस 2 में से एक उस 7 दिन में डिपेंड करता है, अगर एक संडे आ जाए ना उस 7 दिन में, तो 53 हो जाएंगे। तो यही आपके पास, उसका देखेंगे उस 2 दिन में क्या होगा, बाकी का नहीं देखा जाएगा। क्या बात समझ में आ गई आपकी? हाँ जी, चलो दोस्तों ये क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो कितना आंसर आ गया भाई? 2/7। ये हमेशा याद रखना, 50 जब भी 53 संडे की बात आएगी 2/7 ही जगह राइट आंसर होगा, क्योंकि हम रिमेनिंग 2 दिन की बात करेंगे और रिमेनिंग 2 दिन में 7 चांसेस हो सकते हैं, और 7 में से 2 चांसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें संडे आए। 52 पहले से थे, एक इसमें आ जाएगा 7 में से 2 में, 2 चांसेस, तो 53 संडे हो गए। ये 2 संडे की बात नहीं कर रहा, ये 2 का मतलब क्या है? 2 बार चांसेस है एक संडे आने का, ये मतलब है। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ मोर देन 10 इन अ सिंगल थ्रोन ऑफ 2 डाइस? ओहो 2 डाइस, तो 2 डाइस का वो बनाना है पहले तो। 2 डाइस फेंके गए, बड़े देर बाद आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 सर, इसमें टाइम लगता है 2 डाइस फेंकने में। 2 डाइस आर थ्रोन, देन सैंपल स्पेस एज फॉलो। सैंपल स्पेस विल बी, पहली लाइन तो एक ही होती है मेरी, सैंपल स्पेस विल बी। देखो प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाए प्रोबेबिलिटी को, तो आंसर तो कोई भी निकाल देगा, तो 5 मिनट का आंसर है। तो सैंपल स्पेस क्या बन सकता है दोस्तों, ध्यान सुनना। क्या पता 1 1 आ जाए, ये तो आपको पता ही है दोस्तों। 1 2 हो जाए, 1 3 हो जाए, 1 4 हो जाए, बचपन में बहुत सीखा है, 1 5 हो जाए, और 1 6 हो जाए। 2 बार डाइस फेंका ना, क्या था पहले वाले में 1 आ जाए और दूसरे वाले में 1 आ जाए, पहले 1 में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए। अब लिखो यहाँ पर 2 2 2,
क्या पता पहले वाले में 2 2 2 आ जाए सब में, और 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। थ्री 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 उतारे सर, जल्दी ली। 4 1। अब मैं ऐसे उतार रहा हूँ, अब ऐसे कर लेना। 5 1 उतार लो सर, और 6 1, और यहाँ पर आएगा 6 6। चलो 4 2 4 3 4 5 4 6 4 7। 47 वगैरह नहीं है ये, या तो पहले वाले में 4 आ जाए, दूसरे वाले में 2 आ जाए, पहले वाले में 5 आ जाए, दूसरे में 2, पहले में 5, तीसरे में 3, 4 5 5 आ जाए, 5 के साथ 6 आ सकता है। 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5। तो कितना आउटकम निकल के आते? 36। तो नंबर ऑफ एस कितना है दोस्तों? 36। 36 आउटकम निकाल सकते हैं। 6 6 जा 36, 6 एक में 6 6 में 36 हो गए टोटल। तो ये मुझे पता है आपको आता है, ये नॉर्मल है सर, ये हमने बचपन में बहुत सीखा है। अब ये आप ये नहीं कह सकते कि सर हमने मैथ नहीं पढ़ी। सर जिसने मैथ नहीं पढ़ी ना, तो 10वीं तक सबने मैथ पढ़ी, और 10वीं तक प्रोबेबिलिटी में ये तो इतना तो नॉर्मल है कि आता है आपको ये निकालना। ठीक है सर, तो बताओ फिर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सिलेक्ट अ रैंडम, सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल, टोटल मतलब जोड़कर, दोनों को जोड़कर, मोर देन 10 इन अ सिंगल थ्रोन विद 2 डाइस। कहीं पर देखो दोनों को जोड़कर, देखो एक और एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसको नहीं कह रहा, एक और एक मतलब जिस इन दोनों को नंबर को जोड़ने के बाद 10 से ज्यादा आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मैंने कहा लेट ए बी द इवेंट getting the total more than, getting the total more than, जो टोटल आया वो मोर देन है, गेटिंग द टोटल मोर देन 10। ठीक है, अब मुझे बताओ एक टाइम है तो 10 से ज्यादा क्या होगा भाई? देखो 5 और 5 10 होते हैं, देखो 5 इससे ये 4 ये होंगे, ये क्यों ये 3 ही होंगे। देखो 6 और 4 10 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं, उससे पिछले तो जितने भी है वो 10 से छोटे ही है। हमें कह रहा है मोर देन 10, मोर देन 10 में कितने होंगे भाई? 6 और 5 हो सकता है, 6 और 5 11 हो गए जोड़ने के बाद, 6 5 और 6 हो सकता है, 5 और 6 11 हो गए, और 6 और 6 हो सकता है। 3 ही ऐसे चांसेस है जहां पर मोर देन 10 आ रहा है जोड़ने के बाद। जो टोटल है, टोटल क्या मतलब? वो दो नंबर का जो सम होगा टोटल, उसके बाद अगर मोर देन 10 आया उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो मैंने कहा बताओ नंबर ऑफ ए कितना हो गया दोस्तों? नंबर ए हो गया आपके पास 3। नंबर ऑफ ए आपके पास कितना हो गया दोस्तों? 3 हो गया। क्या बात समझ में आ रही है आपके? हाँ जी, ये बात क्लियर है आपको। अच्छा, इसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस। तो मुझे बता दो दोस्तों कितना आ गया? नंबर ऑफ ए मतलब 3 है जिसका टोटल 3 उससे आएगा, और टोटल कितना 36, तो कितना आ गया 1/12। क्या बात समझ में आ गई है दोस्तों? मोर देन, टोटल क्या होगा? मोर देन 10 होगा। तो कहां पर होगा टोटल मोर देन 10? बता दो इस पूरे उसमें। तो भाई 3 ही ऐसे चांस है जहां पर 10 से ज्यादा आए जोड़ने के बाद। तो मैंने कहा 10, तो 3/36 इधर राइट आंसर, 1/12 इधर राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है देखो 7 का 1/12। ये ऑड का केस है सर, ऑड 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 का है, ये ऑड का कॉन्सेप्ट है, ये नहीं करेंगे, पेंडिंग रखो इसको। अ डाई इज रोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर 1 और 6 में अपीयर ऑन द अपर फेस? 1 और 6 आने के चांसेस, ये भी नहीं हो पाएगा अभी। चलो सर 9 क्वेश्चन करते हैं, 9 क्वेश्चन, 8 अभी पेंडिंग में छोड़ दिया मैंने, 9 क्वेश्चन कराता हूँ। 8 के लिए मैं जगह छोड़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप भी जगह छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा जगह छोड़नी है, कम से कम हम एक पन्ना पूरा छोड़ दो 8 के लिए। मैं यहीं आकर 8 करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहा हूँ अब सर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है अगर एक डाई फेंकोगे तो ऊपर जो फेस आएगा, जो ऊपर फेस डाई फेंकने में जो सबसे ऊपर जो फेस, जहां पर हम कहते हैं कि भाई मेरा 1 आ गया, मेरा 2 आ गया, मेरा 3 आ गया, मेरा 6 आ गया, तो वो अपर फेस जो होगा उस पे 1 और 6 आने के चांसेस कितने होंगे, ऐसे कह रहा है। तो लेट का डाई इज थ्रोन वंस टाइम, अ डाई इज थ्रोन 1,
a die is thrown once, then sample space will be, एक डाई को एक बार फेंकेंगे तो क्या सैंपल बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, let A be the event, let A be the event that getting 1 or 6 on upper face of die, on upper face of die। तो बताओ 1 और 6 आने के कितने चांसेस है? नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा इसमें? 2 ही हो जाएंगे। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 और 6 में अपीयर ऑन द अपर फेस ऑफ अ डाई। ठीक है, तो भाई 2 ही तो चांस है, 1 और 6 पूरे, उसमें एक अगर 4 होते तो मैं कहता हूँ 1 आने के 4 चांसेस है, पर 1 तो 1 ही है और 6 1 ही है, तो 2 ही तो चांस हो गए 1 और 6 आने के। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल देंगे, क्या होगा? नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस। मुझे बताओ भाई 1 और 6 आने के 2 चांसेस होंगे, 1 आने के चांसेस 1 है और 6 आने के चांसेस भी 1 है, तो भाई टोटल 2 ही तो चांस हो गए 6 में से, तो आपके पास 1/3 इज द राइट आंसर। क्या इसमें है, क्या था आंसर? आपके पास 1/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं ये क्वेश्चन, आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। अभी पेंडिंग में छोड़ेंगे, इसको मैं कराऊंगा, अभी पेंडिंग में रखो इसको। ये मेरे को टाइम में जब मेरे को इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा ना तब कराऊंगा, अभी नहीं करना है। इसके बाद हम करते हैं 10 क्वेश्चन के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, ज्यादा करनी छोड़नी, आधा पन्ना छोड़ना है आपको। मैं इसलिए करवा रहा हूँ सर, पन्ना इसलिए छोड़वा रहा हूँ कि आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टोटली आपको ये सामने मिल जाए हर चीज। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ कॉइन इज टॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी सो अहेड 1/2। ये तो कर ही लोगे, चलो टाइम पास कर लेते थोड़ा। अ कॉइन इज टॉस वंस, एक बार कॉइन को फेंका, एक ही बार फेंका ना। अ कॉइन इज, इफ द कॉइन आर टॉस्ड, ठीक है एक ही बार फेंका है, देन सैंपल स्पेस इज हेड और टेल। लेट ई बी द इवेंट ऑफ getting head ऑन अ कॉइन। कॉइन में हेड आने के चांस कितने हैं भाई? अब इसको क्या बताऊं मैं आपको, एक ही चांस है, और नंबर ऑफ एस इधर कितना है? 2 है। तो मैं पहले वो लिख देता हूं, पहले ई लिख देता हूं, ई हेड आने के चांस कितने हैं? ई एक इवेंट है, हेड आने के चांस एक ही है, तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी दोस्तों? नंबर ऑफ ई अपॉन में नंबर ऑफ एस 1/2। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई होगा अभी तक का? आंसर 1/2। मैं आंसर भी लिख रहा हूं साथ के साथ, आप भी आंसर लिखें। अगले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 32 कार्ड। बता, 52 कार्ड है दोस्तों, ये गलत है, काटो उसको, 52 लिखो। देन अ सेकंड कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ 52 कार्ड, एक कार्ड 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है, और जब सेकंड और उसके बाद सेकंड कार्ड ड्रॉ करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ड्रॉन आर क्यून। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। क्या देखो, आपके पास 52 कार्ड है, आपने एक कार्ड निकाला और वो क्यून होना चाहिए, बोथ आर क्यून लिखा है, बोथ कार्ड आर क्यून, क्यून होना चाहिए। तो 52 कार्ड है, तो 52 में से आप देखो क्यून कितने होते हैं? 4 होते हैं। 52 में से क्यून कितने होते हैं? 4। पहले एक कार्ड निकालना है, और एक कार्ड निकालने के बाद फिर जाकर अब कितने कार्ड बच गए? 51 कार्ड। अब इसमें से फिर सेकंड कार्ड निकालना है एक, और वो भी क्या होना चाहिए? क्यून होना चाहिए। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 52 कार्ड है आपके पास, 52 में से आपको पहले एक कार्ड निकालना है, एक कार्ड निकालने के बाद जब कार्ड बच जाए तो 51 बचेंगे, 51 में से फिर एक कार्ड और निकालना है, और दोनों कार्ड क्यून होने चाहिए, ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें बताओ। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। लो भाई, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मुझे बताओ, देयर आर 52 कार्ड इन अ पैक, टोटल कार्ड कितने हैं पैक में? 52 कार्ड। टोटल क्यून कितनी होती है पैक के अंदर? एक
52 कार्डों के गड्डी में क्यून कितनी होती है? 4 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर सीधा लिखते हैं इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फर्स्ट कार्ड इज क्यून। वैसे तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, कोई बात नहीं, हम कर दिया तो कर लेते हैं, नहीं आएगा तो फिर मैं दोबारा एक बार समझा दूंगा। भाई 4/52 होगा, पहले कार्ड निकालें और वो क्यून हो, पहला कार्ड हम 52 में से निकाल दे तो वो क्यून हो, तो 4 में से 4 क्यून होगा, और 52 में से 4 निकालो, 4/52 प्रोबेबिलिटी। फिर अगला, अब एक कार्ड निकाल लिया तो अब कितना बचा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सेकंड कार्ड इज क्यून। मुझे बताओ, मैंने 52 में से एक कार्ड निकाल लिया और वो क्यून है, तो अब क्यून निकल चुका, और 52 में से एक कार्ड भी निकल गया, तो मेरे पे कितना बच गई? क्यून बच गई 3 और कार्ड बच गई 51। अब 51 में से 3 कार्ड और आएगा। आया समझ में? नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब जो पूछ रहा था, सीधा लिख दो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा दोस्तों बताओ? 4/52 एंड 3/51 मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मैं आपको बता दें, कॉम्बिनेशन में सिखाई थी मैंने। पहले एक कार्ड निकालना है, फिर उसके बाद दूसरा कार्ड निकालना है, मतलब निकालने तो 2 कार्ड है, तो दोनों एक साथ आएंगे नहीं आएंगे, तो मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 1/2 to 1। सर कर लेते हैं चेक। देखो 52 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 13 आ गया नीचे, 13 मल्टीप्लाई बाय 51 और डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो 2 to 1 आ जाएगा। ठीक है सर, दिस इज राइट आंसर। क्या समझ में आया? जब मल्टीप्लाई रूल कराऊंगा ना तो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा आप देख लेना, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। तो मल्टीप्लाई रूल वैसे भी मैं करा चुका कॉम्बिनेशन के अंदर, बट क्योंकि इधर भी एक और कराना है तो इसलिए इधर भी करा देंगे, कोई बात नहीं। देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका आंसर क्या आया था? 1/1 to 2 to 1, 1/2 to 1, 1/2 to 1। 13 क्वेश्चन भी देखो, एक बैग के अंदर 5 वाइट लिखा है, व्हाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। 2 बॉल आर ड्रॉन एट अ रैंडम वन आफ्टर अदर। ये पहले एक बॉल निकालनी है, फिर दूसरी निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। एक निकालने के बाद रखनी नहीं है, एक निकालनी है और रखी रहने देनी है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन अ ब्लैक बॉल इन फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। कह रहा है पहले अटेम्प्ट में भी ब्लैक बॉल निकले और सेकंड अटेम्प्ट में भी ब्लैक बॉल निकले, इसकी नहीं है प्रोबेबिलिटी। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। मुझे बताओ टोटल बॉल कितनी है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। टोटल बॉल कितनी है आपके पास? 5, 6, 7, 8, टोटल 8 बॉल है, जिसमें आपके पास व्हाइट बॉल कितनी है? व्हाइट बॉल 3 है, और ब्लैक कितनी है? ब्लैक आपके पास 5 है, 5, 3, 8। सॉरी, ब्लैक 3 है और व्हाइट 5 है। ब्लैक 3 है और व्हाइट 5 है। अब वो कह रहा है पहली आप बॉल निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ, सीधा निकालेंगे ऊपर की तरफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन फर्स्ट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन फर्स्ट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन फर्स्ट बॉल आउट ऑफ टोटल बॉल, एंड दैट बॉल इज ब्लैक। और वो ब्लैक बॉल क्या हो? ब्लैक हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने कहा टोटल मेरा 8 है और ब्लैक बॉल कितनी है? 3 है, तो भाई 3/8 इधर प्रोबेबिलिटी होगी पहले, एंड देन उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड देन विदाउट रिप्लेसमेंट लिख लो, देन विदाउट रिप्लेसमेंट। अब एक बॉल निकाल ली ना आपने ब्लैक, तो अब ब्लैक बताओ कितनी बच गई? अब ब्लैक 2 बच गई और बॉल रह गई 7। टोटल 8 थी, एक बॉल निकाल ली ब्लैक जो निकली, तो ब्लैक भी कितनी बच गई? 2 बच गई, और एक बॉल निकाली थी टोटल 8 में से, तो 7 बच गई। देन विदाउट रिप्लेसमेंट का नहीं करेंगे, मतलब एक बॉल निकालने के बाद वापस डब्बे में डालेंगे, निकालती तो निकाल दी। अब उस डब्बे के अंदर 7 बॉल रहेगी और ब्लैक क्योंकि निकल चुकी है, तो 2 ब्लैक रह गई, बाकी 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन सेकंड बॉल आउट ऑफ कितनी बॉल? अब आउट ऑफ 7 बॉल, एंड दैट बॉल इज ब्लैक। बता दो मेरे दोस्तों, 2/7 बचा, तो यही मल्टीप्लिकेशन रूल। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मल्टीप्लाई। दोनों बॉल निकाल रहे हैं अब एक साथ, 3/8 इंटू 2/7 सॉल्व कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 इंटू 28। ठीक है दोस्तों, 3/28 इज राइट आंसर।
खत्म हो गया सर इसका 3/28। सर 13वें क्वेश्चन में पहुंच गए हम। कह रहा फाइंड द चांसेस ऑफ एटलीस्ट वन अप इन अ सिंगल थ्रोन विथ अ डाइस। अब क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे दोस्तों, अब हमें फिर 13 तक यहाँ पर रोकना पड़ेगा क्वेश्चन को, और 13 के बाद देखो 13 क्वेश्चन कर लिया आज की क्लास के अंदर, 13 बस खत्म होगा सर, आराम से खत्म होगा, टेंशन मतलब एक बार ये पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाए ना, उसके बाद तो दूसरी तीसरी दिखेगी भी नहीं। पहली एक्सरसाइज ही है बड़ी, उसके बाद दूसरी तीसरी नहीं दिखेगी। तो मेनली अब हमें क्या करना है, मेनली अब हमें थोड़े बहुत एमसीक्यू करते हैं। चलो अगली क्लास में देखेंगे। अब अगली क्लास में पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एमसीक्यू में कुछ कॉन्सेप्ट और सिखाने हैं जो हमें बिल्कुल बुक के लास्ट में दे रखे हैं, वो हमें पहले सीखना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे एमसीक्यूज। तो अगली क्लास में हम पहले एमसीक्यू में थोड़ा बहुत करेंगे, जितने एमसीक्यू हो सकते हैं, और थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे उससे पहले, फिर एमसीक्यू करने के बाद हम जाकर नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर आएगा मजा करने में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहो, प्रोबेबिलिटी को साथ साथ करते जाओ, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन थे, और एक लिखने का तरीका भी मैंने आपको समझाया। थैंक यू मेरे दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू।